बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हमारी और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। तो रिसेंट में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम्स होने वाले हैं इसके लिए हम एक सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि आपके ऑफिशियल एग्जाम से पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको बहुत से फायदे होने वाले हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चन पेपर इजी आएगा, हार्ड आएगा, नॉर्मल आएगा, ये भी पता चल जाएगा। इवन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट दैट इज कि आपको इतना पता चल जाएगा आपने कितनी तैयारी अपने एग्जाम के लिए कर रखी है। ठीक है, चलिए शुरू करें। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन पेपर में तकरीबन यहाँ से मैं अराउंड आपसे कहूँ तो 20+ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए। तो सभी बच्चे उन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर आप मुझे लाइव चैट में जरूर बताएंगे। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलता रहेगा कि बच्चे आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि जब आंसर को देखते हैं तो एक अलग ही एनर्जी आती है कि बच्चे जवाब दे रहे हैं और अच्छे से पढ़ाना चाहिए, अब तो है ना। तो वही चीज है, आप जरूर से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, गलत ही सही आंसर तो दोगे, कम से कम समझ तो आएगा। गलत आंसर दिया तो याद तो रहेगा मैंने गलत आंसर दिया था, हाँ इसका ये राइट आंसर होगा, तो आंसर देने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको हिंदी में भी कंप्लीट सॉल्व करके समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, इवन इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। 31 क्वेश्चन होंगे, 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में हमारे 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले 2 क्वेश्चन होंगे केस आधारित, 4-4 मार्क्स के, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 2 होंगे स्रोत आधारित, इसमें बेसिकली 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 2, और एक क्वेश्चन आपका बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होगा 3-3 मार्क्स के, और कार्टून वाला क्वेश्चन भी इसी में ही होगा 4 मार्क्स का। सेक्शन बी में हमारे 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, साथ ही साथ सही गलत, रिक्त स्थान और वन वर्ड, ये वाले क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ पांचवा, इसमें 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएंगे। इवन मैप वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा और अच्छे से ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और कि अगर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखने हैं, अदर सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो देखने हैं, तो आप यहाँ पे ना आई बटन में कुछ लिंक्स आया करते हैं। ठीक है ना, उनको चेक कर लीजिए, आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सेक्शन ए है योग्यता आधारित प्रश्न, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, जिसमें से पहला दूसरा केस स्टडी वाला। आइए केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। तो ये केस स्टडी दी हुई है बेसिकली भारत बांग्लादेश के बीच में अच्छे संबंधों के बारे में, गुड रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे एमसीक्यू के ये जो क्वेश्चन है सभी बच्चे इसका आंसर जरूर करेंगे लाइव चैट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, बांग्लादेश स्वतंत्र देश कब बना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हम सभी को पता है। पहले पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित था, वेस्ट और एक था ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेशी जनता, वेस्ट पाकिस्तान यानी कि कट्टरपंथी, इसलिए जैसा उस समय माना जाता था। तो यहाँ पे कुछ आंदोलन वगैरह चल रहा होता है, तो इसी को देखते हुए 1971 में भारत और पश्चिमी पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है और फिर बांग्लादेश एक नया देश बन जाता है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन में सेकंड क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत तथा बांग्लादेश के बीच में मतभेद का कारण नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि मतभेद के कारण क्या है, लेकिन यहाँ पे कारण नहीं है वो पूछा गया है। तो कारण क्या है पहले ये समझ लो। तो सबसे पहला, भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। साथ ही साथ जब ये बांग्लादेश बना था तो उससे कुछ अवैध लोग यानी कि शरणार्थी लोग भारत में आ गए थे, जिससे भारत की संस्कृति बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, ये विवाद का कारण है। साथ ही साथ भारत का बांग्लादेश पे ये आरोप है कि आपके यहाँ पे ना कुछ ऐसे आतंकवादी शिविर हैं, कुछ लोग हैं आतंकवादी जो हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इन्हें बंद करो। ठीक है, और इवन अवैध तस्करी भी आपके यहाँ से होती है। ये क्या है, ये मतभेद के कारण है। साथ ही साथ यहाँ पे अब ये बताना है कि भारत मतलब कि मतभेद का कारण कौन सा नहीं है, तो वो है भारत अधिकृत कश्मीर मामला, जिसे वर्तमान में एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ऐसे में भारत अधिकृत कश्मीर मामला जो है वो बांग्लादेश के बीच में मतभेद का कारण नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो भाई सबसे बड़ा कारण है ये। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1.3, बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट
और 2014 की एक्ट ईस्ट जो नीति है इसका हिस्सा है। तो इस नीति के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो इस नीति के अंतर्गत ये कहा गया है कि म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से संपर्क साधने की बात। तो आ जाइए, कहाँ पे लिखा हुआ है म्यांमार? ये रहा, देखिए ऑप्शन सी में मिलेगा, म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया से संपर्क साधने की बात। एक 1.4 देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में मधुर संबंध में कौन सा शामिल है? तो कौन कौन से शामिल है मधुर संबंध में? यही पूरा का पूरा पैसेज में आपको आंसर दे दिया गया है। एक तो नीतियों का हिस्सा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण के मामले में निरंतर सहयोग और परिक्षेत्र यानी कि एन्क्लेवों का आदान प्रदान। सिंपल सा, और ये सेम ऑप्शन आपके यहाँ पे भी दे दिए गए हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे सारे पार्ट कंप्लीट। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वो सभी यहाँ से इजीली देख सकते हो, मैं आपका सीधा सीधा आंसर बता दूंगा। ठीक है, पहले का आंसर 1971, सेकंड का आंसर ऑप्शन नंबर बी, थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ का आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चले। अगला देखिए, अगला बेसिकली सुरक्षा के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में यहाँ पे हमें दिया गया है एक और पैसेज। आइए इस पैसेज को सॉल्व करें। ये बेसिकली सुरक्षा की परंपरागत जो धारणा है इसके बारे में बताया गया है। आइए समझिए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी, बुनियादी सुरक्षा का क्या है भाई? बुनियादी तो किसी भी खतरे से आजादी, दैट मीन्स खतरे से आजादी, सिंपल सा आंसर। ठीक, सेकंड देखिए, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में देश को किस खतरे से चेताया जाता है? तो पारंपरिक धारणा के अंतर्गत दो में से बांटा जाता है, एक तो देश के बाहर से सुरक्षा, एक देश के अंदर से, यानी कि बाहरी अर्थात किसी अन्य देश से भी, इवन देश के अंतर्गत बीमारी, आंदोलन, बेरोजगारी, सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, ये सभी आ जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे आंसर जरूर करें इस क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ने के बाद। ठीक है, विश्व के समक्ष सुरक्षा के कौन कौन से नए स्रोत यहाँ पे सामने हैं? तो कौन कौन से नए स्रोत हैं भाई? सबसे पहला है, आतंकवाद की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, इवन मानवाधिकारों का उल्लंघन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसमें यूएनओ जो है वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। महामारी, आपको पता ही अभी पेंडेमिक चल रहा है महामारी का, ये भी है। वैश्विक निधनता, गरीबी जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व के समग्र सुरक्षा के नए स्रोत उपरोक्त सभी। आगे आ जाइए, 2.4 भारत की सुरक्षा की रणनीतियां चार हैं। अभी इसके संबंध में क्वेश्चन लिया जाएगा 4 मार्क्स का, उसे उसमें समझाऊंगा। तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे लगा दीजिए, राइट है। ठीक है, तो सभी का क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ ए, परिधि धारणा में किन खतरे से चेताया जाता है, ऑप्शन डी। नए स्रोत, ऑप्शन डी। भारत की सुरक्षा की रणनीतियां, ऑप्शन डी। इंग्लिश में देखेंगे, बेसिक मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम एनी डेंजर। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अभी तक 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 4 मार्क्स के। अब जो क्वेश्चन है वो है केस आधारित, नहीं केस तो हो गया, बेसिकली स्रोत आधारित है, जिसमें हमसे ये देख रहे हो आप यहाँ पे नीचे 3 मार्क्स के इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड में देखिए क्या कहा गया है, ये पर्यावरण आंदोलन के संदर्भ में बेसिकली क्या है, पर्यावरण आंदोलन के संबंध में जो एक स्रोत दिया है उसको हमें पढ़ना, फिर आंसर देना। आप चाहो तो इसे पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा स्पेसिफिक तो होता नहीं है। ठीक है, एक आधा पॉइंट बेशक से आप निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्यावरण से संदर्भित क्या क्या कदम उठाए गए हैं? ठीक है, तो देखो पर्यावरण से संबंधित भारत में वैश्विक लेवल के भी और भारत के लेवल के भी बहुत सारे यहाँ पे कदम उठाए गए हैं। चलिए पहले से समझेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दूसरा आंसर लेंगे। तो भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संदर्भित वैश्विक प्रयासों को शिरकत कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने सबसे पहले तो अपने देश की जो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है उसमें बड़ा बदलाव किया है, और ये बदलाव किया है कि अब स्वच्छता ईंधन, जो गुड ईंधन है, उसका उपयोग किया जाएगा, और ये जो इस पॉलिसी में। सेकंड, भारत सबसे पहले तो 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लेके आया है, साथ में 2003 में बिजली अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ कि ऊर्जा का संरक्षण भी हुआ, बिजली कैसे किसको कितनी देनी है ये भी हो गया, इवन बिजली किस कैसे बनेगी ये भी इसमें डिसाइड हो गया। ठीक, तीसरा ये कहा गया कि ज्यादातर भारत को प्राकृतिक गैस का आयात करना चाहिए, उसको यूज में लेना चाहिए, और स्वच्छ कोयले पर आधारित, क्योंकि कोयला कई तरीके का होता है जो पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है और नहीं भी, तो ऐसा कोयला जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे उस कोयले को उपयोग करते हुए
प्रौद्योगिकी को अपनाने की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक, उसी आधार पे भारत ने बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने की तैयारी कर ली है और बहुत जल्दी से चलाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को, ऐसे एक डेट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 6 वाला, कि भारत ने पृथ्वी सम्मेलन के कई समझौतों का पुनरावलोकन किया 1997 में, जब रियो सम्मेलन होता है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, साथ ही साथ भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदित किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। भारत के द्वारा पर्यावरण को संदर्भित करते हुए या संरक्षित करते हुए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो ये कदम उठाए गए हैं, लिख दोगे सिंपल सा। ठीक है, सेकंड देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये वाला। आप क्वेश्चन क्या है समझिए, कि पर्यावरण क्षरण यानी कि पर्यावरण प्रदूषण एक चुनौती के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं में कुछ पर्यावरणीय आंदोलनों से आई है। ठीक है, पृथ्वी की निकासी के खिलाफ आंदोलनों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी कि पृथ्वी की निकासी जो भूमि खनिज आंदोलन होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे समझाना है। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड आंसर नाउ। बेसिकली देखो, ये जो पर्यावरण आंदोलन होते हैं ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं? सिंपल सी बात है, जो पर्यावरण के प्रति सचेत होंगे, जागरूक होंगे, जो पर्यावरण को हानि से बचाना चाहते होंगे वही चलाएंगे उसको संरक्षण करने के लिए। और ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर दोनों पर चलाया जाए। ये भूमिका मैंने बना दी है सिंपल सी, अगर 6 मार्क्स से पूछा जाएगा तो भूमिका आप लिख दोगे। ठीक, आगे देखिए, अब समझते हैं खनिज आंदोलन पहले होते क्या है, फिर इसको खनिज आंदोलन दैट मीन्स कि धरती के भूगर्भ, ठीक है, धरती की आंतरिक संरचना के अंदर से जो भी मौजूद संसाधन हैं उन सभी को बाहर निकालना। और जितने भी खनिज उद्योग होते हैं ये सभी क्या करते हैं, अधिक से अधिक रसायनों का भरपूर उपयोग करते हैं ऐसे कार्यों में। और जब ज्यादा से ज्यादा रसायनों का उपयोग होता है तो भूमि भी प्रदूषित होती है, जल मार्ग भी प्रदूषित होता है। ठीक है, एक सेकेंड, एनोडाइट कहाँ चला गया? एनोडाइट, एक सेकेंड, हाँ ठीक है आ गया। तो ये हो गया, मतलब कि भूमि भी प्रदूषित होती है, जल मार्ग भी बहुत ज्यादा प्रदूषित होते हैं, साथ ही साथ स्थानीय वनस्पति नष्ट हो जाती है और जो लोग उस एरिया के आसपास में रह रहे होते हैं कई किलोमीटर के दायरे में वो भी विस्थापित हो जाते हैं। और इन कंपनियों ये कंपनियां कोई जिम्मेदारी नहीं लेती उनको दोबारा से स्थापित करने की। तो ये होता है खनिज आंदोलन को चलाने का कारण। अब एक उदाहरण समझिए, उदाहरण है यहाँ पे फिलीपींस का। तो फिलीपींस में क्या होता है कि कई समूहों और संगठनों ने ये जो आंदोलन के कारण बनते हैं इन्हीं आंदोलनों को देखते हुए फिलीपींस में एक कंपनी थी, ऑस्ट्रेलिया बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिनका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन। तो इसके खिलाफ वहां पर एक आंदोलन चलाया गया। आंदोलन चलाने का सबसे बड़ा कारण जो आंदोलनकारियों का कारण था वो ये था कि इनका मानना था कि ये जो उद्योग है खनिज उद्योग, ये क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है कि परमाणु शक्ति से संबंधित यहाँ पे प्रयोग वगैरह करती है जिससे कि लोगों को हानियां पहुंच रही है। ठीक है, तो आप इसका आंसर इजीली ऐसे लिख दोगे। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में सिंपल वे में? आइए, तो हिंदी में आप सभी को इस तरीके से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए, भारत के संबंध में और खनिज उद्योगों के आंदोलन। इंग्लिश के संबंध में देखेंगे, व्हाट स्टेप्स वर टेकन इन इंडिया रिलेटेड टू एनवायरनमेंट या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द इवैक्यूएशन ऑफ द अर्थ। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखोगे, देख सकते हो इजीली वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बात करेंगे मिनरल इंडस्ट्री मूवमेंट की, तो होते क्या हैं, क्यों चलाए जाते हैं, इसका एक एग्जांपल। होप यू वेल अंडरस्टैंड। नाउ आगे आ जाता है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये दिया हुआ है वैश्वीकरण के बारे में। एक तो है वैश्वीकरण की सामान्य परिभाषा, ठीक है, बेसिकली वैश्वीकरण के कारकों को सफल बनाने वाले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहला, कि वैश्वीकरण को सफल बनाने वाले कारकों का वर्णन। तो 2 से 3 कारक तो आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर भी हम समझ लेते हैं एक बार। पहले तो इसकी एक बेसिक सी आप परिभाषा समझ लीजिए कि आखिर वैश्वीकरण का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, पहले परिभाषा फिर प्रमुख उद्देश्य। विभिन्न देशों के बीच में विचार, वस्तु, व्यक्ति, संसाधन, पूंजी, इन सभी का आदान प्रदान क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है।
इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में सहयोग लाना, आर्थिक समानता लाना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। ये इसका उद्देश्य है। अब देखिए सफल बनाने वाले कारण, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा कारण है जो प्रौद्योगिकी और जो तकनीक का विकास हुआ है इसकी वजह से। दूसरा, दूरसंचार, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप, इंटरनेट, ऐसे कई सारे आविष्कार हैं जिसकी वजह से संचार प्रणाली बहुत ज्यादा मजबूत है। दूसरा, संचार तथा परिवहन के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी से देशों में अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, इसीलिए विभिन्न देश इस प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से हर एक वो देश जिस चीज को कल्पना नहीं कर सकता था उस चीज को भी उपयोग कर पा रहा है। तो ऐसे में इसीलिए सभी के सभी देश इस चीज को अपनाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण के कारण है। सिंपल सिंपल सा वे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वैसे आप इसे पढ़ोगे तो एक दो पॉइंट आपको इससे भी मिल जाएंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। कथन के संदर्भ में वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम, यानी कि वैश्वीकरण के परिणाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कई तरीके के निकलते हैं। तो इसमें आर्थिक आपको समझाने हैं। बहुत पहले मैंने आपको समझा रखे हैं इन क्वेश्चन के बारे में। वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम में सबसे पहले आप क्या लिख दोगे कि प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि इंटरनेट, कंप्यूटर, इससे जुड़ी जो सेवाएं हैं उनका विकास बहुत तेजी से हुआ है, जिससे कि विभिन्न देश विदेशों में तकनीकी उद्योग बहुत तेजी से विकसित हुए हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। वैश्वीकरण को अपनाने वाले देश व्यापार के मामले में बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। वस्तु तथा पूंजी का प्रभाव बहुत तेजी से होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था में उनकी बहुत ज्यादा सुधार आ रहा है। व्यापार होता है तो निवेश करने का उन्हें भी मौका मिलता है। आर्थिक जो स्थिति होती है वो भी इनकी सुधरती है। बहुत सारे पॉइंट हो गए। वस्तु की उच्च गुणवत्ता, आपको पता है जब बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं तो अन्य जो कंपनियां होती हैं उनके साथ में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण सस्ते दाम पर अच्छी और अधिक वस्तु आपको मिलने लगती है। तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखो 3 मार्क्स में है ना, इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे 3 पॉइंट बताए हैं इजी वाले, बस आप इसे लिख लेना। और इसमें आप चाहो तो रोजगार डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, नकारात्मक, तो देखो जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है तो सिंपल सी बात है जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनका व्यापार छिन जाता है। अब जब बड़ी कंपनी आई है तो सिंपल सी बात है समाज में 2 वर्गों का उदय हो गया होगा। एक तो वो जो डेली का 10,000 कमा रहा होगा, एक तो वो जिसे एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। तो ऐसे यहाँ पे जो बातें होती है वो आ जाती हैं। देन कई देश तो ऐसे हैं उन्होंने अपनी वीजा नीति को इतना कठोर बना रखा है कि कर ही नहीं सकते आप उससे व्यापार। ठीक है, ये चीजें आ सकती हैं। साथ ही साथ कि कई राजनीतिकों का ये कहना है कि इस वैश्वीकरण के कारण जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इन्होंने अपने पैर देशों में जमा लिए, जिसकी वजह से नागरिकों को एक जो सुरक्षा कवच जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, आम स्वास्थ्य सुविधा ये सभी मिलता था, रोजगार गारंटी वगैरह जो भी थी, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा है। तो ये सब किसकी वजह से है? वैश्वीकरण की वजह से। तो ये सारे पॉइंट आप इजीली यहाँ पे इसमें डाल दोगे। ठीक है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इसके सकारात्मक परिणाम और इसके नकारात्मक परिणाम आई आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। हाँ वैसे ये तो हमने समझ ही लिया भारत के संबंध में, मतलब वैश्वीकरण को सफल बनाने वाले कारण और एक बहुआयामी अवधारणा है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर देखना चाहें तो डिस्क्राइब द फैक्टर दैट मेक ग्लोबलाइजेशन सक्सेसफुल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, राइट द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट। पहले तो वैश्वीकरण को सफल बनाने वाले कारण, ठीक है, ये सभी हैं। फिर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, क्या नेगेटिव आते हैं, ये आप देख लो। पॉजिटिव में ये लिखोगे, ठीक, नेगेटिव में ये लिखोगे। होप यू वेल अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5। अब यहाँ पे एक चित्र आपको दिया गया है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ, 2-2 मार्क्स के बेसिकली 2 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। आइए समझते हैं कैसे। तो ये है बेसिकली प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का आवंटन दिया गया है, प्रतिशत में किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है इसके बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो आइए समझते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त दिए गए चित्र के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किस क्षेत्र में विकास अधिक और किसमें कम हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक, देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को यहाँ पे नीले से दर्शाया हुआ है, तो सबसे अधिक दिखता है 28.9, दैट मीन्स
संचार और परिवहन। और सबसे कम दिख रहा है हमें 8.9 यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे अधिक है परिवहन और संचार के क्षेत्र में, सबसे कम है ऊर्जा के क्षेत्र। ठीक। सेकंड, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बनाए गए 2 भूमि सुधार कानून लिखिए। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आती है, आपको पता होगा 1951 से 56, तो इस दौरान कौन से 2 भूमि सुधार कानून बनाए जाते हैं? देखिए, कई बनाए जाते हैं। सबसे पहला होता है कि अंग्रेजी शासन की हुकूमत से, मुगल शासन की हुकूमत से जो जमींदारी व्यवस्था चली आ रही होती है, उस प्रथा को खत्म कर दिया जाता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति कितनी हद तक अपने पास जमीन रख सकता है, एक सीमा उसकी निर्धारित करने का एक कानून बना दिया गया था। ठीक है, 2 कानून, जमींदारी प्रथा खत्म, कोई कितनी जमीन रख सकता है ये बताएगा। सिंपल सा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये, चित्र बेस्ड वाला। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो। इंग्लिश में दिखाऊं? देखो इंग्लिश में देख लो। अकॉर्डिंग टू द अबव फिगर, इन विच एरिया डेवलप वाज मोर एंड लेस अंडर द सेकंड 5-year plans. Now you can see this 28.9 and 8.9. That is, transport and communication is highest and lowest in energy. उसके बाद कौन कौन से 2 भूमि सुधार किए गए 5-year plans के अकॉर्डिंग, देख सकते हैं। फर्स्ट 5-year plans के अकॉर्डिंग जो थे, तो यहाँ पे सेक्शन जो ए था हमारा बेसिकली, जिसमें हमारे 2 तो थे केस आधारित क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड हमारे क्वेश्चन थे हिंदी और इंग्लिश में, दोनों ही मैंने आपको समझा दिए हैं। दूसरा, तीसरे और चौथे जो क्वेश्चन थे स्रोत आधारित थे। अब स्रोत आधारित जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया, इवन आई होप आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्षेत्र आधारित क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का, मतलब 4 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब जो है सेक्शन बी आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आइए समझिए कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 21 ये सभी वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। कैसे कैसे? वास्तुनिष्ठ प्रकार के, जिसमें 6 से 12 एमसीक्यू बेस्ड। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में हरित क्रांति का जनक। अब एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए बच्चों, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देंगे लाइव चैट में। ठीक है, चलिए, भारत में हरित क्रांति का जनक कैसे माना जाता है? तो भारत में माना जाता है एस एम स्वामीनाथन को। ऑप्शन बी राइट है। ठीक, आगे आ जाइए। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? दैट इज एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आजादी के बाद भारत ने दूसरे देशों को निर्यात पर रोक लगा दी। दूसरे देशों से अपने माल को निर्यात पर रोक लगा दी, जिससे हम हमारे अपने उत्पाद चीजों को, हमने खुद ही अपने चीजों को, उत्पादों को बनाना सीख लिया। इससे कुछ दिक्कतें पैदा हुई, तो निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया गया और खुद ही सब कुछ अपना बनाने की जो प्रक्रिया थी, इसको क्या कहते हैं? तो आप इसे सोवियत संघ से थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि वहां पे इसे साम्यवाद कहा जाता था, चीन में भी इसे साम्यवाद कहा जाता, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसे कहा जाता है संरक्षणवाद, क्योंकि इंडिया ने ना ही तो पूंजीवाद अपनाया है, ना ही तो साम्यवाद, कुछ भी नहीं अपनाया है, इसने एक मिश्रित व्यवस्था अपनाई है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि इसने निर्यात पर जो रोक लगाई थी, जब भारत बेसिकली आजाद होता, चैप्टर 1 में दिया हुआ है, चैप्टर 1 या 3 में है, तो इसने संरक्षणवाद की नीति अपनाई थी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। इंग्लिश में देखोगे तो प्रोटेक्शनिज्म इसने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 8, मूल निवासियों की समस्याएं क्या हैं? तो मूल निवासी समानता के लिए संघर्ष कैसे रहते हैं? बिल्कुल समस्या है। हमेशा ये अपने विकास के लिए संघर्ष करते हैं? बिल्कुल समस्या है। अपने मूल जो भी स्थान पे ये रहते हैं उसको कहते हैं कि हमें ये से दे दो, ये उसकी हक की दावेदारी करते हैं, ये भी समस्या है, उनको मिलता नहीं है। ऑल इज राइट, दैट मीन्स उपरोक्त तो सभी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेटिव है प्रॉब्लम्स, तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, यूनिसेफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होती है, बिल्कुल राइट। स्थापना जो है वो बाल शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए की गई थी, बिल्कुल राइट। 1956 में यूनिसेफ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। दैट मीन्स यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन ठीक है, एक राइट है, सॉरी एक रॉन्ग है, 3 राइट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है मुख्यालय, ये गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। आप विकिपीडिया कर लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इजराइल की सैनिक विशेषता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, समझिए। इजराइल की खुफिया एजेंसी को मोसाद कहा जाता है। इजराइल की सेना में लगभग 35 लाख सैनिक सम्मिलित हैं। इजराइल के सभी नागरिकों को सेना में अपनी सैन्य सेवा करना अनिवार्य है। लड़के हैं तो 2 वर्ष के लिए, लड़कियां हैं तो 3 वर्ष के लिए। वैसे में कौन सा गलत है?
चौथा वाला, सॉरी बी वाला हमारा पार्ट यहाँ पे गलत है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि दुनिया की चौथे नंबर की सेना है इंडिया की, और दुनिया की चौथे नंबर की वायुसेना की बात हो रही है, इंडिया की चौथे नंबर की सेना है वायुसेना की इंडिया की, बट इजराइल की है 6th नंबर पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे गलत है ये, ठीक है। दुनिया की चौथे नंबर की सेना भारत की है, 6th नंबर की इजराइल की है, यहाँ पे क्या होगा, बी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इंग्लिश में भी इट इज द 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज रॉन्ग, ओके। ये सेम क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन पे में पूछा जा चुका है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है भाई? ये होता है प्रधानमंत्री, और वर्तमान में कौन है? सिंपल सी बात है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वही होंगे। व्हाट इज हु इज द एक्स ऑफिको चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन तय किया गया था, इसका आधार क्या बनाया गया था? आधार क्या बनाया गया था भारत तथा पाकिस्तान का? धार्मिक बहुसंख्यक, बिल्कुल ठीक, ए राइट आंसर है। धार्मिक बहुसंख्यक आधार बनाया गया था, रिलीजियस मेजोरिटी, रिलीजियस मेजोरिटी, ठीक है। ये हो गए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 को कहां गया, ये रहा 6। जनक किसे मानते हैं हरित क्रांति का? एस एम स्वामीनाथन। कौन सी नीति अपनाई? संरक्षणवाद। निवासियों की समस्या है, मूल निवासियों की उपरोक्त सभी। यूनिसेफ का कथन असत्य है, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में है। इजराइल की विशेषता नहीं है, तो दुनिया के चौथे नंबर की नहीं बल्कि छठे नंबर की इसकी सेना है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और भारत तथा पाकिस्तान के बीच में विभाजन का आधार धर्म बहुसंख्यक तय किया। ऑल द आंसर इज राइट, मतलब कर लिए बेसिकली। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 से 16। अब यहाँ पे हमें कुछ रिक्त स्थान फिलिंग ब्लैंक्स दिए जाएंगे, उसकी हमें पूर्ति करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डैश और डैश ने मॉसी ट्रस्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरोप को, सॉरी यूरोप नहीं, साझी मुद्रा यूरो, इसको मानने से इनकार कर दिया। तो वो कौन से दो देश थे? तो इसमें से सबसे पहला देश था डेनमार्क और दूसरा था स्वीडन। इन्होंने मॉसी ट्रस्ट संधि को भी मानने से मना कर दिया और यूरोपीय मुद्रा यूरो को भी मानने से मना कर दिया, ठीक है। तो देखते स्थान आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मानवता की रक्षा के व्यापकम नजरिए में जोर डैश और डैश पर बल दिया गया, यानी कि मानवता की रक्षा के लिए किस नजरिए पे? तो अभाव से मुक्ति का नजरिया और भय से मुक्ति का नजरिया, इस पर जोर दिया गया है। और इंग्लिश में आप देख ही सकते हो कैसे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर बेसिकली, ठीक है। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आता है। 1999 में सिएटल में डैश संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई, जहां आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों को अपनाने और विरोध में प्रदर्शन हुए थे। सिंपल सा आंसर आप क्या समझोगे इसका? डब्ल्यूटीओ के विरोध की यहाँ पे बात की गई है, तो विश्व व्यापार संगठन की ये जो मंत्री स्तरीय बैठक होती है उसकी यहाँ पे बात की गई, ठीक है। के बाद एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि अंग्रेजों का कहना यह था कि रजवाड़े चाहे तो भारत चाहे तो पाकिस्तान में अथवा डैश भी हो सकते हैं, मतलब या तो भारत में शामिल हो जाओ या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या फिर डैश भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो स्वतंत्र भी हो सकते थे, वो खुद को भी स्वतंत्र रख सकते थे, ठीक, इनके पास ये ऑप्शन शामिल था। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर अब 17 से 19, पहले 16 बेसिकली 13 से लेके 16 तक आप देख लो। 13वां क्वेश्चन इस तरीके से था, आंसर आपको ऐसे लिखना था। 14वां क्वेश्चन इस तरीके से था, आंसर आपको ऐसे लिखना है। और 15 क्वेश्चन इस तरीके से था, आंसर आपको ऐसे लिखना है। और 16वां क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है और आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। 17 से 19 तक अब जो है वो हमें क्या करना है, सही और गलत के बारे में आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि 1978 में तमिलों ने अपने अधिकार की मांग के लिए लिट्टे यानी कि लिबरेशन टाइगर तमिल इलम की स्थापना की। बिल्कुल ठीक। तो हम अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे असत्य क्यों लिख रहा है, हम इसको लिखेंगे सत्य, ठीक। सेकंड, नॉर्वे में चला आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके पर्वतीय वनों को बचाने के लिए था। गलत। ये आंदोलन की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन देश गलत है, क्योंकि ये चला था ऑस्ट्रेलिया में। दोबारा सुन लो, ये चला था ऑस्ट्रेलिया में। तो हम इस कथन के सामने क्या लिखेंगे? इस कथन के सामने लिखेंगे हट जा भाई, तू असत्य है, तू असत्य है, ठीक है। 19वां देखिए, भारत द्वारा मिले जुले
रूप में विकास का मॉडल यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई, जिसमें खेती, किसानी, व्यापार, उद्योग इन सभी का एक बड़ा भाग निजी उद्योग में दे दिया गया। बिल्कुल ठीक है, निजी क्षेत्र में दे दिया गया। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये भी सही हो गया हमारा। दैट मीन्स 2 क्वेश्चन तो हमारे सत्य है और 1 क्वेश्चन हमारा असत्य है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2021 है, संक्षिप्त प्रकार के क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए जिनके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता कायम है। यानी कि साउथ एशिया की किन्हीं 2 ऐसी कंट्रीज के नाम लिखने हैं जिसके साथ भारत का फ्री ट्रेड समझौता जो है वो वर्तमान में लागू है। एक है नेपाल, एक भूटान और एक श्रीलंका। 3 मैंने आपको बता दिया, 2 पूछे गए। तो नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इसके साथ में इसका मुक्त व्यापार समझौता बना हुआ है। इजीली इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 12, सॉरी 21 है बेसिकली। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध भाषण दिया, इसका नाम लिखिए। तो कौन सा भाषण संविधान सभा के समय पे इन्होंने दिया था? भाषण का नाम था भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या फिर कहें तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी। यह भाषण दिया था। ठीक है, उनके भाषण को इस नाम से जाना जाता है। अथवा भारत की आजादी के समय किन 2 बातों पर आम सहमति बनी थी? तो सबसे पहली, सरकार जो है, शासन जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा और सरकार सभी व्यक्तियों के भले के लिए कार्य करेगी। सिंपल वे में समझिए। एक इजीली आप इन सभी क्वेश्चन को हिंदी में तो समझा ही दिया है, अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इजीली आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। एक मार्क्स का हमारा सेक्शन नंबर जो बी होता है पर्टिकुलर, वो तो हमने कर लिया है खत्म। ठीक, अब सेक्शन सी जो है, वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, who will understand you that how you have studied according to your exam। हाँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश में मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, आगे सेक्शन सी की बात करते हैं। तो इसमें है कुछ वर्णात्मक प्रश्न यानी कि डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए समझते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक सेकेंड। हाँ, राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग कब बनता है? ओके, कब बनता है और इसके तहत भारत का प्रतिरूप कैसा था? तो बेसिकली देखो, राज्यों के पुनर्गठन के तरीकों का पता लगाने के लिए हम सभी को पता है कि 1952 में जब आंध्र प्रदेश बन जाता है भाषा के आधार पे, तो एक बार फिर से राज्यों का पुनर्गठन के तरीकों का पता लगाने के लिए 1953 में, पहले क्वेश्चन का आंसर 1953 में राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। बारी आती है भारत का प्रतिरूप कैसा था। तो ये जो राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1956 में। तब इसने बताया कि भारत का जो प्रतिरूप है वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसके अंतर्गत 14 राज्य होंगे और टोटल 6 केंद्र शासित प्रदेश। टोटल क्षेत्र कितने होंगे यहाँ पे? 22, जिसमें से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कब बना, कैसा प्रतिरूप है, सिंपल सा समझ में आ गया होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो। इंग्लिश में भी, when was national recognition commission formed and what was the pattern of India under it, या फिर by it, या जो भी है। तो कब बनता है? 1953 में। और क्या रिपोर्ट होती है, इजीली आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सुरक्षा की दृष्टि से किसी देश के लिए गठबंधन बनाना उचित है? बिल्कुल एकदम उचित है। आपको इसके पक्ष विपक्ष में तर्क देना है। तो मैं तो भैया इसके पक्ष में तर्क दूंगा क्योंकि ये उचित है। अगर आपको लगता है अनुचित है तो आप अपने पक्ष में तर्क देना। ठीक है, देखो उचित के संबंध में यहाँ पे मैं लिखता हूँ। बेसिकली गठबंधन में क्या होता है कि कई देश शामिल होते हैं और यदि उस गठबंधन के किसी भी एक देश पे हमला हो जाता है तो सभी देश उस हमले को रोकने के लिए एक साथ मिलकर कदम उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाटो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाटो, इसके बारे में आपको पता ही है, वर्तमान में 49 से प्लस देश इसमें सम्मिलित हैं। तो ऐसे में नाटो के किसी एक देश पे अगर आपने हमला कर दिया ना, तो 49 देश आप पे बरस पड़ेंगे एक ही साथ। तो ऐसे में गठबंधन का ये फायदा होता है। साथ ही साथ लिखित तौर पे गठबंधन की हर एक चीज को लिखित तौर पे रखा जाता है, जिससे कि इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि किस देश से किस समय पर कितना खतरा हो सकता है एवं उसका उपाय क्या है। ठीक, तीसरा, गठबंधन से देशों की ताकत बढ़ती है, जैसे कि नाटो इत्यादि, ये सभी हो गया। तो 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको बस इतना ही आंसर लिखना है, सिंपल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा,
what is appropriate, sorry, whether it is appropriate for country to form an alliance or not from the point of view of security. Give arguments in favor or against your answer. तो मैंने दिए हैं यहाँ पे फेवर में आंसर, आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। क्या, तो आइए समझते हैं आगे। साझी संपदा किसे कहते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए कोई एक संधि लिखिए। बेसिकली साझी संपदा इसका मतलब क्या है, साझी प्लस में संपदा यानी कि ऐसी वस्तु जिसपे एक से अधिक लोगों का अधिकार हो। तो वे संसाधन जिन पर किसी एक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। बात हो रही यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर की, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी का वायुमंडल किसी एक देश का है? नहीं। अंटार्कटिका कोई एक देश है? नहीं। समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल, बाहरी अंतरिक्ष किसी एक देश का है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ, हम कहेंगे ये क्या है, ये साझी संपदा है। अब इनके संरक्षण के लिए कई संधियां हुई हैं। सबसे पहली संधि हुई है अंटार्कटिका संधि 1959। बेसिकली हुआ क्या था इस संधि के तहत कि 1959 से पहले, कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले ही, वहां पे क्या होता है कि एक परीक्षण किया जाता है। उस परीक्षण में ये देखा जाता है, क्या देखा जाता था, दिमाग से उतर गया, अभी याद था मेरे को। चलो कोई नहीं, याद आएगा तो आपको बता दूंगा। वैसे आपको संधि बतानी है तो अंटार्कटिका संधि लिख देंगे, मास्टियल नया चैलेंज के प्रोटोकॉल 1987 का ये लिख देंगे, और अंटार्कटिका पर्यावरणीय नवाचार 1991 ये भी लिख देंगे। कोई ये पूछी गई, ये तीन आपको बता दिए मैंने, ठीक है। तो मैं आपको उतना बताने की कोशिश करता हूँ जिसमें से आप अगर 40 से 50% इवन 50% भी याद कर लोगे ना, आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए 24 की बात करते हैं। व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी एंड राइट एनी वन ट्रीटी मेड फॉर इट्स प्रोटेक्शन। तो कॉमनवेल्थ एंड इसके लिए क्या क्या कदम उठाया जाता है वो इजीली समझ सकते, ठीक है। आगे जाते हैं अब हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यार क्वेश्चन का आंसर समझाऊं। चलिए देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण एशिया में भारत तथा आसियान के संबंध। दक्षिण एशियाई देशों के संबंध में भारत और आसियान के संबंध लिखिए। तो देखो शुरुआती दौर में क्या होता है, जब आसियान बनता है, भारत आजाद होता है, तो ऐसे में भारत ने आसियान पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके इसने अपने जो प्रयास थे, संबंध थे, उनको सुधारा। खराब कभी नहीं हुए, बस और ज्यादा बेटर करने की कोशिश की है और व्यापार बढ़ाया है, ठीक है। भारत ने क्या किया है, भारत ने दक्षिण एशिया के ये जो आसियान है, इसके दो देश, एक है सिंगापुर और एक है थाईलैंड, इसके साथ में इसने मुक्त व्यापार समझौता किया। किसके साथ में, आसियान के दो देश, एक तो है थाईलैंड और सिंगापुर, इसके साथ में। साथ ही साथ सभी आसियान देशों से ये, एक तो पहले कि सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, इसके साथ में मुक्त व्यापार समझौता ऑलरेडी कर चुका है और ये कर भी रहा है, इसका व्यापार मुक्त चल भी रहा है। अब अन्य जो दो आसियान के अन्य 8 देश हैं, हमें पता है आसियान में 10 देश सम्मिलित थे, ठीक है, 5 संस्थापक और 5 बाद के, अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। तो बाकी के जो 8 देश बच गए उनके साथ में भी मुक्त व्यापार करने की कोशिश। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई है। आसियान ने क्या किया, भारत के साथ में संबंधों को और अच्छा बनाते हुए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र लागू कर दिया कि इस क्षेत्र के माध्यम से हम व्यापार करेंगे। भारत आसियान से संबंधित जो शिखर सम्मेलन है, वार्षिक शिखर सम्मेलन, वो 2002 से लगातार आयोजित करता आ रहा है। और जब कहीं किसी संगठन का शिखर सम्मेलन आयोजित करते हो तो उस संगठन की नजर में आपकी बहुत ज्यादा अहमियत, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आसियान के भारत का व्यापार 2015 में जो कि 65 अरब था, वही ठीक अगले ही साल 2016-17 में बढ़ के 70 अरब यानी कि $5 अरब का व्यापार बढ़ गया एक ही साल। इसकी वजह से ये जो मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था इन्होंने लागू की, इसकी वजह से। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसियान के संबंध में संबंधों को दूर करते हुए पूरब के लिए कुछ करों का नारा दिया। अनुमान ये है कि भारत और आसियान की अर्थव्यवस्था एक साथ मिलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकती है, अगर ये जैसे जैसे अपना विकास करें उसी के अकॉर्डिंग बना रहा तो। होप यू वेल अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आ गया होगा दक्षिण एशिया में जो भारत है और आसियान है इसके संबंधों के बारे में। ठीक, ये हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, आई होप समझ गए। क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे, राइट द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड आसियान इन साउथ एशिया।
सबसे पहले ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, धीरे धीरे सुधारते हैं। मुक्त व्यापार समझौता, क्षेत्र लागू करना, शिखर सम्मेलन, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण देखिए, सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण यहाँ पे ये था कि राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता का उभार। आइए समझिए कैसे लिखेंगे, 4 पॉइंट में कवर कर दूंगा इसको। देखिए, तो बेसिकली 1991 में क्या होता है कि जो सोवियत संघ होता है यहाँ पे होता है तख्ता पलट, और जब यहाँ पे तख्ता पलट होता है तो जनता को फ्रीडम, स्वतंत्रता, लिबर्टी, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है। तो वो वापस से एक पर्टिकुलर उस शासन की व्यवस्था में नहीं जाना चाहते थे, सबसे पहला। दूसरा, यल्तसेन ने तख्ता पलट का विरोध किया। यल्तसेन थे कौन? तो बेसिकली हमें पता है कि जो यूएसएसआर था वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो इसी में यल्तसेन जो थे वो रूसी गणराज्य के महानिदेशक थे, तथा इन्होंने क्या किया, सैनिक तख्ता पलट का विरोध किया। सॉरी, यल्तसेन ने जो तख्ता पलट हुआ उसका विरोध किया, साथ ही साथ केंद्रीकृत नियंत्रण, अर्थात बेसिकली सत्ता जो है यूएसएसआर की कहां से चलती थी, मॉस्को में। तो मॉस्को की जो सत्ता का केंद्रीकरण था इसका विरोध किया, और साथ ही साथ रूस और बाल्टिक यानी कि एस्टोनिया, लताविया और जो लिथुआनिया हो गया, यूक्रेन और जॉर्जिया, इन सभी ने मिलकर सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों के इस उभार में शामिल हुए, लोगों को और ज्यादा इसके मामले में जागरूक किया। इवन ये खुद भी इस मामले में और ज्यादा उभरे, और फिर अंततः दिसंबर 1991, जहां तक डेट है मुझे याद नहीं है, वैसे तो अराउंड 25 या 30 दिसंबर है, दोनों में से कोई एक है। तो 25 या 30 दिसंबर 1991 को येल्तसेन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, एक तो येल्तसेन जिससे संबंधित थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन सभी ने मिलकर सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर। तो ये था तात्कालिक कारण, जनता को संप्रभुता का मतलब पता चल जाना, साथ ही साथ अन्य जो इसके 15 गणराज्य थे उन्हें भी राष्ट्रीय भावना और संप्रभुता का पता चल चुका। ठीक है, सिंपल सा आंसर। आगे देखिए, अरब स्प्रिंग के उद्देश्य तथा परिणाम लिखिए। नया टॉपिक है आपका ये, तो उद्देश्य क्या क्या है इसे समझेंगे पहले हम, फिर इसके परिणाम। अरब स्प्रिंग के उद्देश्य ये हैं, बात करें इसके परिणाम के तो परिणाम आपके ये हैं। आइए समझते हैं एक एक करके आंसर को। तो अरब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला, ट्यूनीशिया, यहाँ पे तानाशाही और भ्रष्टाचार फैला हुआ था, तो उसको समाप्त करना। राजतंत्र समाप्त करना, लोकतंत्र लेके आना, मानवाधिकार हनन को रोकना, गरीबी बेरोजगारी खत्म करना, इवन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन प्रदान। ठीक है, ओके। तो जो स्प्रिंग है इसके क्या क्या उद्देश्य हो गए, अभी आप सभी को समझ में आ गया। तानाशाही समाप्त करो, भ्रष्टाचार समाप्त करो, राजतंत्र समाप्त करो, मानवाधिकार हननों को रोको, गरीबी बेरोजगारी समाप्त करो, लोकतंत्र लेके आओ, अच्छे रोजगार दो, और लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान। परिणाम क्या निकले इसके? सबसे पहला तो ये निकला कि भैया ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुई, क्योंकि इसका लाभ केवल मिला ट्यूनीशिया को, जहां से ये शुरू हुई थी। लीबिया, सीरिया पूरी तरीके से तबाह हो गए। कुछ देशों में तो सैन्य शासन इवन बहुत ज्यादा मजबूत हो गया पहले से, जबकि उद्देश्य क्या था, इसको खत्म करना, लेकिन कुछ देशों में ये और ज्यादा मजबूत हो गया। अरब और अन्य देशों की स्थिति, मतलब अरब के अन्य जो देश थे उन्होंने स्थिति को बड़ी समझदारी से संभाला, यानी कि उन्होंने अपने इस स्थिति को कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, मतलब कि 4 मार्क्स का। तो एक चॉइस आपको मिल गई, सोवियत संघ का विघटन का तात्कालिक कारण और अरब स्प्रिंग के उद्देश्य तथा परिणाम। तो तात्कालिक कारण क्या था और अरब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या हैं और इसके परिणाम क्या हैं। अब आ जाइए अदर। राइट द इमीडिएट केस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो क्या है इमीडिएट केस? और बेसिकली दैट इज वन। देन राइट द एम्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अरब स्प्रिंग। तो पर्पस क्या था इसका एंड इसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है, पर्पस यहां से पढ़ लीजिए और इसका कॉन्सिक्वेंस आप यहां से पढ़ लीजिए। होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर इन इंग्लिश। ओके, नाउ 27, हरित क्रांति के परिणाम। सिंपल सा, परिणाम सकारात्मक भी है नकारात्मक भी। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। हरित क्रांति,
तो 1960 के दशक के आकाल के बाद भारतीय सरकार के द्वारा 1966 से 67 में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। और ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम बेसिकली किस संबंध में था? किस संबंध में था? कृषि क्षेत्र में अपने आप को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कृषि क्षेत्र में उत्पादों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कि खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकें, क्योंकि भारत में पड़ चुका था अकाल। ठीक है, ये है हरित क्रांति। परिणाम क्या निकले? पहले देखेंगे सकारात्मक परिणाम इस तरीके से, फिर देखेंगे नकारात्मक परिणाम इस तरीके। आइए सकारात्मक डिस्कस करें। सबसे पहला, भारत में खाद्यान्न की फसलों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होने लगा, जिससे कि खाद्यान्न की कमी बिल्कुल भी नहीं हुई। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत इतनी ज्यादा अधिक उत्पादन की वजह से एक तो आत्मनिर्भर बन गया, ठीक, साथ ही साथ पहले ये जितना भारत के अंदर लेता था, पहले जितना भारत में इंपोर्ट किया जाता था, अब उसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा है। पहले आयातक था, अब निर्यातक बन गया है। पहले अपने देश में गेहूं लेता था, अब दूसरे देशों को गेहूं देने लगा है। ठीक है, यह है हरित क्रांति का जादुई परिणाम। फिर नकदी फसल जैसे कि गन्ना, कपास, गेहूं, ये सभी अधिक मात्रा में उपयोग में लाए गए। साथ ही साथ कृषि से संबंधित उपकरण, उद्योग, इन सभी का विकास तेजी से हुआ। परिणाम स्वरूप अन्य लोगों को रोजगार मिलना चालू हो गया, अन्य लोगों को इवन रोजगार भी मिला था। दैट इज आंसर। अनदर वन, हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम। तो देखो, सबसे पहला अनुचित लाभ। हरित क्रांति का लाभ केवल 3 क्षेत्रों को ज्यादा हुआ, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ के किसान बहुत मजबूत हुए, बाकी के पिछड़ गए। आर्थिक असमानता, अमीर किसान ऑलरेडी पहले अमीर है और अमीर बन गया, गरीब और गरीब हो गया। अधिक रसायन के उपयोग की वजह से कई जगह पे अधिक रसायन उपयोग किया गया, इसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता में लंबे समय तक कमी देखी गई। ठीक है, ये है हरित क्रांति। क्या है हरित क्रांति के परिणाम? सकारात्मक और इवन नकारात्मक। सेकंड देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्रथम पंचवर्षीय योजना से अलग था। इन पर हमें क्या बताना है? एक में हमें बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है, और फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना की विशेषता बतानी है। ठीक है, देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली थी, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था कृषि का तेज विकास करना, कृषि के क्षेत्र में तेज विकास करना। बट यहाँ पे आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। इसका खाका पीसी मानलोविस के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें भारी उद्योगों पर बल दिया जाता है। तो उद्देश्य अलग हो गया। प्रथम में कृषि की बात हुई, सेकंड में उद्योगों की बात हो गई। अब इस उद्योगों के संबंध में घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए बाहर देशों से जो आयात किया जाता था, उसमें बहुत ही भारी शुल्क लगा दिया। अब जब शुल्क लगेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज 10 रुपए की आती है, उस पर पहले शुल्क है 1 रुपए किसी कंपनी का अनदर कंट्री से भारत में, और उसी पे शुल्क लगा दिया 5 रुपए का, तो वो आपको कितने की मिलेगी? 15 की। तो ऐसे में जो कंपनी होगी वो ऐसा घाटा क्यों करना चाहेगी? तो इसीलिए वो ये भारी शुल्क यहाँ पे लगा दिया गया। ठीक है, चौथा, बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार, ऐसे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रों में विकसित किए गए। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, ऐसे बहुत से इस्पात स्टील संयंत्रों की यहाँ पे स्थापना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि, सेकेंड का उद्योग, और उद्योग के संबंध में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो दोबारा से दिखा दूं आपको। देखिए, हरित क्रांति के परिणाम। हरित क्रांति क्या होती है? इसके सकारात्मक परिणाम, इसके नकारात्मक परिणाम। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य और इसकी कुछ विशेषता। इंग्लिश में देखेंगे, राइट द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले आप समझिए ग्रीन रिवॉल्यूशन था क्या, फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या निकले ग्रीन रिवॉल्यूशन के, एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले ग्रीन रिवॉल्यूशन के, इस तरीके। होप यू अंडरस्टैंड। अनदर, explain the goals of second 5-year plans were different from the first 5-year plans। कैसे डिफरेंट है भाई? तो फर्स्ट में जो था वो किस पे दिया गया था ध्यान? एग्रीकल्चर पे। बट इन दिस सेकंड 5-year प्लान, दैट इज हाँ, लार्ज स्केल ऑन इंडस्ट्रीज। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा? मैप दिया जाएगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से एक मैप आएगा, उसमें
कुछ चित्रों को ऐसे जो है वो चिन्हित किया होगा, ध्यान से समझना, मैं आपको इस तरीके से चिन्हित कर रखा होगा और इसके आधार पे जानकारी दी जाएगी। जैसे कि जानकारी यहाँ पे है हमारी ये वाली, ठीक है, ये हमारी है जानकारी। अब इससे संबंधित जानकारी को पढ़ना है और उस जानकारी के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल, हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य कौन सा है। यहाँ पे देखिए लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो देखिए हमें इतना तो पता है पंजाब, हरियाणा, यूपी ये थे, लेकिन यहाँ पे एक किसी को चूज करना है और ये भी याद रखना है जो दूसरा आप चूज करोगे ना वो कहीं दूसरे का आंसर ना मिल जाए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि जो हमारा चौथा वाला क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान अधिक त्रासदी वाला राज्य, तो वो कौन सा था, पंजाब, कोलकाता, बंगाल, इस तरीके से। तो यहाँ पे बी पंजाब दिया हुआ है, तो हमें पहले के लिए हरित क्रांति के लिए जो भी हमने देखा था उसके लिए हम पंजाब सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे यूपी। तो ए हम लेंगे, हरित क्रांति से संबंधित लाभान्वित राज्य। तो इसको आपको तालिका में बनाना होगा, तो संबंधित अक्षर ए लिखेंगे और राज्य का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे यूपी। सेकंड, 1952 में भाषा आधारित राज्य बना, तो हमें पता है कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। नहीं, आंध्र प्रदेश था, हाँ यही है। तो डी यहाँ पे दिया हुआ है साइन, तो साइन को डी को हम भरेंगे यहाँ पे और नाम लिखेंगे इसका आंध्र प्रदेश। ये देखिए, आजादी के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रयोग करके चुनाव करवाने वाला राज्य कौन सा था, वो यहाँ पे देखो सी दिया हुआ है, तो सी में कौन सा है, ये दिया हुआ है बेसिकली मणिपुर, ठीक है, मणिपुर दिया हुआ है। और विभाजन के दौरान अधिक त्रासदी वाला राज्य बी में दिया हुआ है पंजाब, बस इसको भर दो, ये दिया हुआ है, सिंपल हो गया। तो आपको इसी तरीके से अपना जो मैप आएगा उसमें आपको आंसर इस तरीके से फिलअप करना है, ठीक है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर इजीली तरीके से समझ भी गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इजीली देख लीजिए, पहले का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप अल्फाबेट डालोगे एंड नेम ऑफ द जो स्टेट्स हैं वो इस तरीके से लिखोगे, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा एक सबसे बड़ा पार्ट आता है वो है 6 मार्क्स के क्वेश्चंस का, ठीक है। अब जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें कम से कम हमको 20 से 25 मिनट लगेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझाना है। चलिए बात करते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन की। सबसे पहला देखिए, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक मुद्दे है, विवाद के मुद्दे, हाँ सॉरी, विवाद के मुद्दे और अच्छे संबंधों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा आंसर है, एक इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। विवाद के मुद्दे क्या है, सबसे पहला, जब भारत आजाद हुआ, देखो मैं ये जो लिखा है इसे नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको ओरली बता दूंगा, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पहला क्या कहता है कि भारत जब आजाद होता है तो जो सांप्रदायिक हिंसा होती है और जितने भी धर्म के आधार पर मारकाट वगैरह होती है उसकी वजह से बहुत ज्यादा तनाव है। दूसरा, जब 1948 का युद्ध होता है भारत का, तो कश्मीर जो मुद्दा होता है इसको लेकर युद्ध होता है, तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो भारत अधिकृत, एक पाकिस्तान अधिकृत। तो पाकिस्तान हमेशा भारत को लेकर ये कहता है कि भारत के पास जो कश्मीर का हिस्सा है भारत की कंट्री के एरिया के बॉर्डर के अंदर, वो पाकिस्तान का है, इसको लेकर विवाद है। दूसरा युद्ध हुआ था बेसिकली गुजरात प्रांत के कच्छ रण को लेकर, इसको मतभेद था। तीसरा, जब भारत का पश्चिमी पाकिस्तान के साथ में युद्ध होता है और बांग्लादेश नया देश बनता है, तब ये एक विवाद का कारण था। साथ ही साथ कारगिल युद्ध एक इसका सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट है। फिर देखो यहाँ पे परमाणु परीक्षण, तो 1998 में परमाणु परीक्षण किया जाता है, इसलिए ताकि भारत जो है वो स्वयं को और ताकतवर बना सके। तो ऐसे में पाकिस्तान कहता है मेरे खिलाफ तुमने परीक्षण किया है, इसीलिए इसने भी अपना परमाणु परीक्षण किया। अब ये सफल हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में वैसे मेरे को आइडिया नहीं है, याद नहीं है वैसे तो। फिर आता है पाकिस्तान का आरोप, तो भारत जो है, मतलब पाकिस्तान जो है भारत पे आरोप लगाता है कि भारत अपनी खुफिया एजेंसी के माध्यम से सिंध और बलूचिस्तान की जो समस्या है उसको बढ़ाता जाता है। साथ ही साथ इवन भारत खुद पाकिस्तान पर आरोप लगाता है आतंकवादियों को लेकर कश्मीर में घटनाएं करते रहते हो, भारत में भी घटनाएं करते हो, ऐसी चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो ये तो क्या हो गया, ये हो गए हमारे विवाद के कारण, ठीक है, दैट इज विवाद का कारण। आगे आ जाइए कि अच्छे संबंध कौन कौन से थे। थोड़ा हंसना भी जरूरी होता है, ऐसे सीरियस मूड में रहोगे तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। आइए अब अच्छे संबंधों को समझिए। तो एक विवाद का कारण ये था सिंधु नदी जल समझौता, ये विवाद का कारण था, लेकिन यही अच्छे संबंध में आ गया कि इसको निपटाने के लिए 1961 में
एक समझौता हुआ और ये विवाद को निपट गया। जब 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो 1966 में ताशकंद समझौता किया जाता है और 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो एक 1972 में शिमला समझौता होता है। 10 है कि 1999 में क्या होता है कि लाहौर बस सेवा शुरू की गई बिना वीजा बिना पासपोर्ट के, ठीक है। लेकिन उसी साल जब ये कारगिल युद्ध हो गया तो इसे समाप्त कर दिया गया। 2004 में दोनों ने मिलकर साफ्टा पर हस्ताक्षर किए। साथ ही साथ क्रिकेट टीम का दौरा हुआ 2004 में, जहां पर भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए जाती है, अच्छा प्रदर्शन भी करती है, लेकिन उसके बाद ये कभी खेलने गई ही नहीं, क्योंकि ऐसे इतने सारे मतभेद होते रहे, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये है अच्छे संबंध और ये है इसके खराब संबंध। सिंपल से आंसर है, आई होप आप समझ गए होंगे। 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी भी 20 से 25 मिनट और लगेंगे हमें। 20 मिनट तो मान ही लो आप कम से। अथवा में क्वेश्चन देखिए क्या है, आजादी से श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, well done, लेकिन वह अंदरूनी संघर्ष से जुड़ा है स्पष्ट। सिंपल सा क्वेश्चन पता है क्या है कि आजादी से चलो लोकतंत्र तो कायम है श्रीलंका में, लेकिन अंदरूनी संघर्ष दैट मींस जातीय संघर्ष, इसको स्पष्ट करना है हमें। आइए स्पष्ट करते हैं। तो आजादी 1948 को श्रीलंका आजाद होता है, इसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र कायम होता है, लेकिन यह अंदरूनी तौर पे जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। अब एक एक करके देखो, यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं आप इसे पढ़ना, मैं आपको जो है बेसिकली अपने ओरल व्यू से आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला, श्रीलंका में मूल निवासी हैं जिन्हें कैसे सिंगली, तो ये मूल निवासी बहुसंख्यक है, लेकिन इसी संबंध में भारत के को जो तमिल हैं उनकी भी संख्या काफी ज्यादा है, टक्कर देने वाली बेसिकली जनसंख्या के मामले में। तो ऐसे में क्या होता है, शुरुआत होती है 1948 से। 1948 में एक स्वतंत्र निष्पक्ष पार्टी की सरकार बनती है। ये पार्टी जो सिंगली मूल निवासी हैं कहाँ के, श्रीलंका के, उनके बीच और जो तमिल मूल निवासी हैं भारत के, उनके बीच में सामान्य संबंध रखती है। इसीलिए पार्टी और सिंगलियों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद बन जाता है, क्योंकि सिंगली कहते हैं एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते हमारे साथ में, तमिलों के साथ में, ठीक है। फिर चुनाव होते हैं 1950 ठीक 3 साल के बाद। अब आती है एक कट्टरपंथी पार्टी, श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी। इसके नेता बने सुलेमान भंडार नायके। ये बहुत ही कट्टरपंथी सोच के थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तमिलों को भगाने के लिए कई प्रयास किए। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने सिंगली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। अब जिसे सिंगली भाषा नहीं आती है वो किसी भी सरकारी कार्य को कर ही नहीं सकता। साथ ही साथ तमिलों का मुख्य रोजगार था बस परिवहन, बंदरगाह, ये इनके मुख्य रोजगार थे। अब इसका कर दिया राष्ट्रीयकरण, यानी कि सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, यानी कि तमिलों का रोजगार भी इन्होंने छीन लिया है। साथ ही साथ जो विदेशी प्रमाण पत्र होते हैं उनको भी नया करने से भी और नया देने से, यानी कि नवीनीकरण और नए देने से भी मना कर दिया। ये आ जाता है यहाँ पे पॉइंट। फिर यहाँ पे आता है अगला, प्रमाण पत्र नागरिकता एवं नए राज्यों की मांग, यानी कि ये जो तमिल लोग थे, इन्होंने श्रीलंका फ्रीडम पार्टी यानी कि सरकार से कहा कि आप हमारे प्रमाण पत्र और नागरिकता का नवीनीकरण कीजिए और हमें या फिर एक नया क्षेत्र दे दीजिए। लेकिन उस पार्टी ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, मांग को नहीं माना। फिर यहाँ पे शुरुआत हुई लिट्टे की। तो लिट्टे आया 1978 में, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। इसने अपने अधिकारों की मांग के लिए, यानी कि तमिलों ने अपने अधिकारों की मांग के लिए 1978 में लिट्टे की स्थापना की। लेकिन जल्दी ही सरकार के द्वारा लिट्टे को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में और उस समय भी श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण बना हुआ। फिर भारत का यहाँ पे इंटरफेस होता है, आपको पता होगा। तो 1987 में भारत यहाँ पे सेना भेजता है, ठीक है, श्रीलंका में। लेकिन जब सेना भेजता है तो श्रीलंका के लोग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। फिर ये वापस से बुला लेता है, तो एक समझौता होता है भारत और श्रीलंका के बीच में 1987 में। क्या कि श्रीलंका जो है इसका आप विभाजन मत कीजिए, लेकिन इतना कर दीजिए कि श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है इसको मिलाकर एक विधानसभा बना दीजिए, जो कि मुख्यतः तमिल लोगों के लिए होनी चाहिए, ठीक है। और आज वर्तमान में ऐसी जातीय संघर्ष की जो घटनाएं हैं वो वर्तमान में भी श्रीलंका में देखी जा सकती है। दैट मीन्स कंप्लीटेड, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को ये पूरा का पूरा। हालांकि बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन जितना लिखा है उस तरीके से ओरल में मैंने आपको जो समझाया वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान भारत के विवाद के बीच के मुद्दे, भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवाद के मुद्दे और अच्छे संबंध, उसके बाद
जातीय संघर्ष का पूरा पॉइंट यहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं। बारी आती है इंग्लिश में। डिस्क्राइब द इश्यू ऑफ डिस्प्यूट एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए, तो इश्यू क्या क्या है? इश्यू डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये सभी इश्यूज हैं, पढ़ लीजिए इनको। सेकेंड, गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कौन कौन से हैं? इजीली आप इसे यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वो किस तरीके से जातीय संघर्ष से जूझ रहा है, ग्रैपलिंग विद द इंटरनल कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, किस तरीके से, इन सभी को आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30। देखो, इसको लेकर एक सैंपल पेपर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसमें मैंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये अभी मैंने सैंपल पेपर 1 से 2 दिन पहले ही डाला था। उसमें बताया था कि भारतीय संघ में देसी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की एक अहम भूमिका थी। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाया था। और राष्ट्र निर्माण के संबंध में देसी रियासतों के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ जाएगा, पहले ही आ चुका होगा, देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, इस वीडियो में जो अगले क्वेश्चन है हम उसमें ध्यान देंगे। हाँ, ये रहा, भारतीय विभाजन के परिणाम और राज्यों के पुनर्गठन पर नोट। ठीक है, और दूसरे है यहाँ पे रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका और कौन कौन सी समस्या है। जो आज का हमारा ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो तो यही वाला है। ठीक है, कौन सा? ये रहा, जिसमें अभी तक हमने ये पहला क्वेश्चन किया है, भारत पाकिस्तान के बाद के मुद्दे और श्रीलंका के बारे में है। लेकिन मैं आपको अनदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि आप समझ लेना उस चीज को अच्छे से। तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर चलिए समझा ही देता हूँ, टाइम तो लगना ही है, 1 घंटा तो ऑलरेडी हमारा हो ही चुका है, टाइम तो लगना ही है, तो क्यों ना पूरी अच्छे तरीके से समझा जाए। देखो, भारतीय संघ में देसी रियासतों के रजवाड़ों में सरदार पटेल की भूमिका ऑलरेडी मैंने आपको समझाई हुई है। अगर समझ में आ चुकी है, अच्छी बात है, दोबारा समझ लो कि रजवाड़ों के विलय में अहम भूमिका निभाते हैं सरदार पटेल जी, इसीलिए इन्हें महात्मा गांधी जी के द्वारा लौह पुरुष की उपाधि दी जाती है और ये पहले गृह प्रधानमंत्री बने थे। बेसिकली शुरुआत होती है इनके जिम्मेदारी उठाने से कि जब भारत आजाद होता है तो तकरीबन 565 जो रियासतें होती हैं, कुछ तो भारत में मिलना चाहती थी, कुछ नहीं मिलना चाहती थी। ओरली मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ओरली आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको ओरल समझा देता हूँ कि 565 रियासतें अधिकतर भारत में मिलना चाहती थी, लेकिन कुछ जो थी वो नहीं मिलना चाहती थी, उनको लेकर इन्होंने जिम्मेदारी उठाई सरदार पटेल ने। ठीक है, इनका अनुभव, इनका कौशल, इनकी दूरदर्शिता ये कहती थी कि केवल कुछ रियासतें, 5-7 को अगर हम छोड़ दें, बाकी की रियासतें भारत में विलय कर जाएंगी, कुछ में कठिनाई आएगी। तो कठिनाई आई मुख्यतः 3 से 4 में, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, इस तरीके से। तो इनको, जैसे कश्मीर था तो कश्मीर को कुछ अधिक स्वायत्तता दे दी, जैसे कि हमें पता है अनुच्छेद 370 इसे दे दिया विशेष राज्य का दर्जा। हैदराबाद के निजाम से सेना भेजकर इसे मिला लिया। जूनागढ़ की भी कुछ ऐसी स्थिति थी। ठीक है, टू नेशन जो थ्योरी थी ये मुस्लिम लीग की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या किया है, भारत में अन्य क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। हैदराबाद की तरह कश्मीर को एक साथ एकीकरण किया, लेकिन कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। और भी कुछ पॉइंट है, इजीली इन सभी को लिख दोगे। और फिर वहीं दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो बेसिकली 565 रियासतें थी। इस संबंध में अंग्रेज जो थे वो ये कह के गए थे कि भाई अंग्रेज जो हैं, रजवाड़े जो हैं, वो चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो स्वतंत्र भी हो सकते हैं। इसी संबंध में सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने कह दिया नहीं 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 नहीं, हम तो भैया अलग रहेंगे। और इसी की देखा देखी हैदराबाद के निजाम ने भी कह दिया, और फिर भोपाल के शासक ने भी कह दिया हम तो संविधान सभा में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि देसी रियासतों के रजवाड़ों की समस्या देखकर अखंड भारत का सपना जब टूटता हुआ लग रहा था, तो सरदार पटेल ने इसको उठाया, इसके जिम्मा उठाया। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली अलग है, सरदार पटेल से ये क्वेश्चन अलग है, बट एक भूमिका में कॉन्सेप्ट आपका बना रहा हूं। ठीक, हैदराबाद रियासत का विलय कैसे हुआ, मणिपुर रियासत का विलय कैसे हुआ, ये पॉइंट आप इसमें पुट आउट कर। ठीक है, कितने मिनट लगा? 5 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट इवन कंप्लीट हो गया। आइए आगे देखते हैं। जो हमारा ऑफिशियल आज का पेपर है, भारतीय विभाजन के परिणाम, बहुत सारे परिणाम निकलते हैं, आप सभी को पता होगा। जब भारत 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आजाद होता है, तो एक नहीं 2 देश, पाकिस्तान, भारत आजाद होता है। अब देखो, इसके परिणामों को हम यहाँ पे अगर चर्चा करते हैं, तो परिणामों के बारे में पहले से मैं अंडरलाइन कर देता हूं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा।
इसको कर दिया है अंडरलाइन। ओके वेल ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ परिणाम मैं देखो आपको ओरली समझा के बता देता हूँ, आप इसे पढ़ लेना। सबसे पहला तो पाकिस्तान से मतलब कि जो वर्तमान में पाकिस्तान है उस क्षेत्र में, वर्तमान में इंडिया इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ी आबादी में लगभग 80 लाख जो लोग थे, इनको अपना घर छोड़ के दूसरे छोर पर जाना पड़ा। ठीक है, बड़े पैमाने पर एक स्थान से दूसरी आबादी, अरे यार देखो सिंपल आप समझ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक आबादी का बेसिकली क्या हुआ, प्रवास कह सकते हो आप, या फिर तो मजबूर होना पड़ा जाने के लिए। आबादी का स्थानांतरण आकस्मिक था, अनियोजित था और त्रासदी से भरा हुआ था। बिल्कुल किसी को पता ही नहीं था कि आज जहाँ पे वो सो रहे हैं वो अगले दिन उनका एक अनदर देश बन जाएगा, ठीक है, और दूसरे देश में जाके उन्हें शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, अनियोजित था, बहुत ही ज्यादा त्रासदी हुई। धर्म के नाम पर एक समुदाय दूसरे समुदाय के लोगों को मारने के लिए उतारू हो चुके थे। अधिकतर संप्रदाय जो हिंसा थी वो लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, पंजाब ऐसी जगह पे देखी जा रही थी। साथ ही साथ दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक थे वो भाग खड़े हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों में हिंदू और भारत में पाकिस्तान, ये सभी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर हो गए। साथ ही साथ उन्हें एक शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीमा के दोनों ओर कई तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में औरतों को अगवा किया गया, जबरन उनसे शादी की गई, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, इवन उनका बलात्कार भी कर दिया गया। बहुत सारी महिलाओं के साथ में जो शाखाएं प्रक्रिया होती है वो की जाती थी, ये भी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि जब विभाजन हुआ तो एक टेबल से लेके एक कुर्सी तक, एक पेन तक, एक पुलिस का अधिकारी तक, इसका बंटवारा हो गया था। ठीक है, बहुत ही त्रासदी वाली बात है ये। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जो फिल्म निर्माता हैं, इवन आए दिन आप देखते रहते हो, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ये क्या है, लेखक ही तो है, लेखक ने तो इसे लिखा है। हालांकि है तो एक रियल टाइम पे बेस्ड, लेकिन है तो लेखक ही द्वारा। आप ये जो वीडियो देख रहे हो, फिल्म निर्माता, इवन हम भी उसी में आ जाते हैं, क्योंकि हम तो आपको वीडियो के माध्यम से आपको दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों के माध्यम से मार काट और ये जो निश्चिंता फैली थी, सांप्रदायिक हिंसा, विभाजन, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाते हैं। तो इससे ना भारत पाकिस्तान के बीच में एक अजीब सी छवि उभर जाती है कि जब विभाजन हुआ तो इतनी सारी हिंसा हुई, इसको देखने के बावजूद भी ये लोग कभी अपने साथ में मतलब मिलके नहीं रहते हैं। क्या बात है भाई। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये हैं भारत और पाकिस्तान के मतलब बेसिकली भारत के विभाजन के परिणाम। ठीक, अब है राज्यों के पुनर्गठन पे नोट। सिंपल से मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब 1992 का कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, नागपुर अधिवेशन, इस अधिवेशन में ये इस बात को माना जाता है कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा भाई भाषा के आधार पर। बट जब आजादी के बाद ये देखा गया, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जब ये देखा गया कि यदि हमने देश का बंटवारा भाषा के आधार पर कहा किया तो बहुत ज्यादा भागों में हमारा देश टूट जाएगा। सरकार ने इस मसले को रोकने का प्रयास जब शुरू किया तो स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और जब स्थानीय नेता, कौन से स्थानीय नेता भी हो गए, लोग भी हो गए, तब यहाँ पे सबसे पहला उभार इस विरोध का वो आता है मद्रास में। अब बेसिकली ये जो पॉइंट है ये आंध्र प्रदेश के बनने की कहानी। तो मद्रास में समस्या बढ़ने लगती है, भाषा के आधार पर अगर राज्य नहीं बनाओगे तो इसके आधार पर समस्या बढ़ने लगी। तेलुगु बोलने वाले लोग अलग राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे। तो ऐसे में सरकार इस फैसले को करने में असमंजस में थी कि वो आंध्र प्रदेश को बनाए या ना बनाए। ऐसे में तभी एक व्यक्ति निकल के आता है, श्री पोटी रामुलु। ये 56 दिनों की मतलब ये बेसिकली अनिश्चित भूख हड़ताल, मतलब कि जब तक आप हमारी बात को नहीं मानोगे, नया राज्य नहीं बनाओगे, हम भैया खाना पीना नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए 56 दिनों तक ये भूख हड़ताल पे बैठे रहे। बट भारतीय सरकार ने इनकी मांग को नहीं माना और फाइनली जब 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है तो जनता का आक्रोश, क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मद्रास के विधायकों ने भी इस्तीफे दे दिए थे। तब अंत था 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी को मजबूरन आंध्र प्रदेश बनाने की मंजूरी देनी पड़ती है। अब आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों मंजूरी दी, क्योंकि उस टाइम पे यही प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जिसके बाद अन्य राज्यों ने भी अलग अलग मांग उठाने की बात कर दी और ये जब समस्या अधिक ज्यादा बढ़ने लगी तब ये तय हुआ कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। और राज्यों के पुनर्गठन के तरीकों का पता लगाने के लिए, जैसा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन में देखा था
कि राज्यों का पुनर्गठन का तरीका पता लगाने के लिए 1953 में राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी और ये कहा गया कि टोटल भारत का प्रतिरूप जिसमें 14 राज्य रहेंगे और टोटल 6 केंद्र शासित यहाँ पे प्रदेश इस भारत के होने वाले हैं। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये है राज्य पुनर्गठन आयोग की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया। ठीक है, देख लो दोबारा से, बहुत ज्यादा थक गए, एक सेकंड पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो विभाजन के परिणाम और पुनर्गठन नोट दोनों समझ लिए। परिणाम आप इस तरीके से लिख दोगे, और रही बात आपके नोट की, यानी कि नोट नहीं, वो करेंसी वाला नोट मत समझ लेना, ये राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया का जो नोट है। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंडियन पार्टीशन। इंडियन पार्टीशन के क्या क्या यहाँ पे परिणाम निकलते हैं। तो इंडियन पार्टीशन के यहाँ पे बहुत से परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे, इन सभी को इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। होप यू वेल अंडरस्टैंड। नाउ आगे है, व्हाट राइट ए नोट ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। तो पहले तो आप ये देख लो पार्टीशन के बारे में, और उसके बाद क्या द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट्स हैड बीन अ हग पर्पस, बहुत बड़ा पर्पस था, लिख देंगे इस तरीके से, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, चलिए सबसे आखिरी क्वेश्चन आ जाता है यूएनओ के बारे में, 31। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त, यानी कि डिस्प्यूट ऑफ यूएनओ, ठीक है, डिस्प्यूट ऑफ यूएनओ, देयर इज मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत से अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन हैं यूएनओ के अलावा, जो निरंतर विश्व में अपना योगदान दे रही हैं। तो अब हमें इसको स्पष्ट करना है, तो आइए करते हैं। मतलब सिंपल सा ये है कि यूएनओ के अलावा जो अनदर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन है, इनके बारे में विश्व में ये कैसे योगदान दे रहे ये समझना। तो इस क्वेश्चन को मैंने अभी शायद कल ही मैंने वीडियो अपलोड की थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें मैंने आपको बताया है। देखिए कौन कौन से, सबसे पहले देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यहाँ पे इसको बॉक्स में लेके आ जाए ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगेगा, बड़ा मजा आएगा ना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी को भी मतलब कि वित्त चाहिए, अगर यूएनओ मदद नहीं कर पाता है तो उस संबंध में IMF करता है। ठीक है, वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और लोगों और देशों को तकनीकी सहायता प्रदान, पहला। दूसरा है वर्ल्ड बैंक, ये बेसिकली मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, सुशासन, इसके लिए काम करता है विभिन्न देशों में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये बेसिकली एक स्वयंसेवी संगठन है जो कि पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। फिर आता है WTO, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी व्यापार के नियम हैं, विवाद हैं, कायदे कानून है, उन सभी का नियमन WTO करता है। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA, यह एक ऐसा संगठन है जो कि परमाणविक ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देते हुए सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोक लगाने पर यह सहायता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन कौन से अभी तक हमने देख लिए हैं। एक तो IMF, WV, एमनेस्टी इंटरनेशनल, WTO, IAEA। फिर आगे जाता है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच, ऐसा नहीं कि ह्यूमन ने वॉच पहन रखी है, ओहो वॉच है, नहीं नहीं, अलग चीज है ये। देखो, यह स्वयंसेवी संगठन भी, मतलब ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है, ये मानवाधिकारों की वकालत करती है, उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन, यानी सिंपल सी बात है, मानवाधिकारों की वकालत करने के संबंध में एक स्वयंसेवी संगठन। पांचवा, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सोसाइटी बेसिकली युद्ध या फिर किसी देश में आंतरिक हिंसा हो रही है तो उससे पीड़ित उन लोगों की सहायता करती है, साथ ही साथ जो भी पीड़ित हो रहे हैं उसके कारण का पता लगाकर उसको खत्म करने के लिए नियमों को लागू करती है। फिर आखिर जाता है ग्रीन पीस, तो 1971 की स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन, ये बेसिकली विश्व पर्यावरण को विश्व समुदाय को क्या कहती है, वैश्विक लेवल पर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, यानी कि पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करती है
और कानून बना के देशों पर दबाव भी डालती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। कौन कौन से जो गैर सरकारी संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं? IMF, WB, एमनेस्टी इंटरनेशनल, WTO, IAEA, ह्यूमन राइट्स वॉच, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी एंड ग्रीन पीस। ठीक है, नाउ सेकंड यहाँ पे आ जाता है सुरक्षा परिषद के कार्य लिखते हुए इसके सुधार की व्याख्या। अरे कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बार आपको समझा रखा है मैंने, और वो भी बेहतरीन तरीके से। इस बार थोड़ा और ट्राई कर लेंगे। पहले सुरक्षा परिषद की संरचना और इसमें सुधार की आवश्यकता। तो आइए सुरक्षा परिषद की संरचना को पहले समझ लेते हैं, फिर सुधार समझ लेंगे। संरचना, कुल 15 सदस्य होते हैं भाई इसमें। 10, 5 आज का भूल गया था। देखो, कुल 15 सदस्य, 5 होते हैं स्थायी, जिसमें कि अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है और चाइना है। 10 होते हैं अस्थायी, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं महासभा के द्वारा, और एक बार कार्यकाल समाप्त हो गया तो जल्दी से ये दोबारा चुने भी नहीं जा पाते। ठीक है, इवन अब ये भी कह दोगे कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इनके पास एक अधिकार है जिसे कहते हैं निषेध अधिकार। ठीक है, साथ ही साथ इसके कार्य तो देशों के विवादों को ये सुलझाती है, शांति भंग करने वालों को, जो भी युद्ध वगैरह के संबंध में होते हैं, ऐसी शांति को भंग करती है तो उसे सजा देती है, और विश्व शांति को बनाए रखने में भाग इसका, अहम रोल इसका होता है। ठीक है, अब आइए इसमें सुधार की आवश्यकता। तो बेसिकली इसमें सुधार बहुत सारे होते हैं। अब सुधार के संबंध में क्वेश्चन अलग से 6 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, हालांकि यहाँ पे 4 मार्क्स में हो गया, ये 2 मार्क्स में इसकी संरचना, 4 मार्क्स में इसके सुधार। तो पहला सुधार देखिए क्या है। पहला सुधार है कि सदस्य संख्या में वृद्धि। जब 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ बनता है तो इसमें टोटल 51 देश होते हैं, लेकिन वर्तमान में इसके टोटल सदस्य संख्या 193, यानी कि ओवरऑल सभी देशों में शामिल है। बट इसके सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में कोई भी, यानी चलो स्थायी सदस्य का तो छोड़ ही दो, अस्थायी सदस्यों में भी इन्होंने कोई ज्यादा वो नहीं किया है। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, वहां पे जितने भी विकासशील देश होते हैं, इन सभी विकासशील देशों पर ये जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, इनके नियम थोपे जाते हैं। तो ऐसे में युद्ध शांति वगैरह के संबंध में, तो ऐसे में कहना यह है कि विकासशील देशों की भी सुनी जानी चाहिए वहां पे। या तो स्थायी सदस्यता दो उन्हें भी, मतलब स्थायी सदस्यता नहीं दे रहे हो तो सदस्यता तो दो, कम से कम अस्थायी दे दो, या फिर उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को, उनके पक्ष को रखने का मौका दो, और उनकी बातों को भी मानो, तब तो सही बैठेगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो ये एक सुधार की कमी है। फिर आता है यहाँ पे असमान प्रतिनिधित्व। इसको भी एक बार में अंडरलाइन कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है भाई? तो असमान प्रतिनिधित्व यानी कि एक जैसा प्रतिनिधित्व नहीं है। अर्थात यहाँ पे देखो, अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे महाद्वीप की बात हो रही है, तो अमेरिका महाद्वीप से केवल एक देश है अमेरिका। यूरोपीय महाद्वीप से 3 देश, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। वहीं एशिया महाद्वीप से केवल एक ही देश लिया गया। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, चलो यहाँ से तो लिया ही नहीं गया, और कहीं से लिया ही नहीं गया, और तो कहीं से कम लिए गए। तो ऐसे में कई अन्य प्रबल दावेदार भी हैं, जैसे कि जापान है, भारत है, जर्मनी है, ब्राजील है, इसके प्रबल दावेदार भी हैं। तो ऐसे में असमान प्रतिनिधित्व को खत्म करना। सबसे आखिरी है निषेध अधिकार। तीसरा है निषेध अधिकार। बेसिकली देखो, स्थायी सदस्यों के पास में ना एक खास वीटो शक्ति है, जिसके उपयोग मात्र से यदि 4 व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर नियम पर राजी हैं, किसी एक व्यक्ति ने उसमें उपयोग कर लिया तो वो रद्द हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं सुरक्षा परिषद में अक्सर भारत को स्थायी सदस्यता प्राप्त देने की बात उठती है, तो ऐसे में 4 देश, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, मोस्टली जो है वो अपना वोट यस में करते हैं। बट चाइना जो है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, ऐसा देखा जाता है चाइना ये हमेशा उसके अगेंस्ट में वोट कर देता है, तो वो जो बात चल रही होती है वो वहीं पे रद्द हो जाती है। ठीक है, इतनी पावर है इसकी। और अभी तक 250 बार इस वीटो शक्ति का उपयोग किया जा चुका है, जिसमें से 122 बार रूस ने ही किया हुआ है। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद में कौन कौन से सुधार करने चाहिए? सदस्य संख्या में सबसे पहले वृद्धि करो, असमान प्रतिनिधित्व को फिर यहाँ पे खत्म करो, और निषेध अधिकार को बिल्कुल ही समाप्त करो। क्या? तो ये हो गए हमारे दोनों ही क्वेश्चन 31 यहाँ पे बिल्कुल ही कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं 31 की इंग्लिश में। तो अपार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन देयर आर मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर continuously contributing to the world, हाँ contribute वर्ल्ड। क्लैरिफाई ऑप्शन में है, पहले इसका देख लो आप कौन कौन से संगठन है। तो IMF है, WB है,
एमनेस्टी इंटरनेशनल है। आप यहाँ से पढ़ लो एक बार इजीली, मैं आपको 10 से 15 सेकंड के लिए इसी वीडियो को पॉज करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है ना, आप इजीली से पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे WTO, IAEA, ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी एंड ग्रीन, सभी को आप पढ़ सकते हो इजीली। सेकंड क्या था कि स्ट्रक्चर क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का, एंड इसमें आपको सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो रिफॉर्म्स इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड रिफॉर्म्स यूनिक्वल रिप्रेजेंटेशन, रिफॉर्म्स अवोशनियल ऑफ प्राइवेटेशन, यानी कि निषेध अधिकार की समाप्ति। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, कंप्लीट हो गया पेपर अब यहाँ पे, है ना। हंसी आ जाती है इस बात को लेकर। तो देखो अराउंड यहाँ पे मैं देखूं तो एक सेकेंड, टोटल हमें इस क्वेश्चन पेपर को कितना टाइम लगा है करने में, 1 घंटा 20 मिनट। ये 1 मिनट लग रहा है, अरे ऐसे लिख दो ना, 1 आवर, ठीक है, एंड 20 मिनट्स, 21 हो चुके हैं ऑलरेडी अब तो अब क्या है कि आप तो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आज की ये जो वीडियो थी यहाँ पे कंप्लीटली बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझ लिया है, और जो आपका क्वेश्चन पेपर ये दिया हुआ था इसको भी एकदम इतना बेहतरीन तरीके से समझा है कि आई होप आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होंगी। ये बच्चों, तो वीडियो को एंड करें यहीं पे, क्योंकि सारी चीजें तो हमने देख ली है। अच्छा एक चीज करना कि यहाँ पे ना आई बटन में कुछ लिंक्स आते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड, एक ही बार में कर दिया, यहाँ पे ना कुछ लिंक आते हैं, उनको चेक कर लेना, आपको इंपॉर्टेंट PDF वगैरह लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जरूर लाइक करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और ही ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो और हाँ, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा जब इतना आपने कर ही दिया है तो, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।